नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम सोशल सितारे में। और आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसे सोशल सितारे से जिन्होंने 89 में स्कूल से शुरुआत की थी। उन्होंने सबसे पहले स्कूल खोला था और उसके बाद 90 के दशक में चिकित्सा के क्षेत्र में अपना कदम रखा और लगातार कैंसर पीड़ित मरीजों का अब इलाज करते आ रहे हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर अजय हाडिया सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। सर, कैंसर का इलाज अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि कैंसर का इलाज नहीं है। आपने शुरुआत की, कैसे आपने कैंसर का इलाज करने की शुरुआत की और आपके इलाज से आज तक कितने मरीज स्वस्थ होकर गए हैं? मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को प्रमोट करते हुए जी। और 1991 में देवी अहिल्या इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल कॉलेज के नाम से हमने एक संस्था स्टार्ट की थी। और इस संस्था के स्टार्ट करने के बाद हमने हमारे यहाँ BEMS कोर्स स्टार्ट किया था, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। और इसके बाद में हमने इस 94 में एक OPD हमने स्टार्ट किया। और OPD के अंदर हम पेशेंट को कुछ समय के लिए एडमिट भी करते थे। तो वहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास ऐसे अन्य ड्रेड और क्रॉनिकल डिसीज के हमारे पास बहुत सारे मरीज आते थे, जिसमें कैंसर के मरीज भी आते थे। और हमने उस समय दौरान हमने देखा कि कैंसर का इलाज इलेक्ट्रोपैथी के अंदर बहुत अच्छे हमारे मरीजों को रिजल्ट मिलते रहे हैं। और हमने आगे चलकर हमने फिर 97 में एक और OPD स्टार्ट किया, फिर 98 के अंदर हमने 5 बेड का IPD स्टार्ट किया। और इसके अलावा फिर 2003 के अंदर हमने 100 बेडेड देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को हमने शुरुआत की। तो लगातार हमने हमारा रिसर्च हम करते रहे और कैंसर में हमें बहुत अच्छे परिणाम मिलते रहे। और आज मैं कहूँगा कि हमारे पास पूरे देश से और पूरे विश्व से कैंसर के हजारों मरीज हमारे यहाँ पर भर्ती होकर अपना इलाज ले चुके हैं। और हमें, मैं कहूँ कि सफलता के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास ऐसे जितने भी मरीज आए हैं, ऐसा एक भी मरीज नहीं है जो हमारे ऐसे निराश होकर लौटा हो। क्योंकि कैंसर जब होता है तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को तकलीफ होती है, पेन होता है। और उस स्टेज में मरीज हमारे पास में आते हैं और मरीज उस पेन से आराम पाते हैं, अन्य उनकी जो तकलीफ़ें हैं उनसे वो आराम पाते हैं। और इस प्रकार से हजारों मरीजों का इलाज कैंसर में हम लोग अभी तक कर चुके हैं। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने लगातार अलग अलग रिसर्च किए हैं, सर, कैंसर पर ही रिसर्च करने का कोई विशेष उद्देश्य आपका रहा है? क्योंकि आपने लगातार जो रिसर्च अब तक की है वो सिर्फ कैंसर पर ही की है। मैं इसके लिए आपसे कहना चाहूँगा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अभी तक लाइलाज हमारी जाती रही है। और कुछ हमारे परिवार में भी ऐसे कैंसर के केसेस हुए हैं। उस केसेस के अंदर हमारे द्वारा भी, जैसे हम कहते हैं कि उनकी सर्जरी हुई है, उनका कीमोथेरेपी हुआ है, बाद में पेन स्टार्ट हो गया है। तो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट लेने के बाद भी हमने देखा कि कितना भी एलोपैथी का इलाज कर लिया जाए, परंतु पेशेंट की अल्टीमेटली उसकी डेथ ही निश्चित होती है। तो हमने हमारा रिसर्च हमने कंटिन्यू इसमें रखा और हमने ये देखा कि हमारे पास ऐसे मरीज आए जो बिना ऑपरेशन के आए या बिना बायोप्सी के हमारे पास आए और हमने उनका ट्रीटमेंट किया तो वो पेशेंट क्योर भी हो गए। मतलब मैं कहूँगा कि ऐसे भी केस हमारे पास हमारे हॉस्पिटल में आए हैं जो मेटास्टेटिक स्टेज के जो मरीज थे, जो कहते हैं कि एक बार यदि मेटास्टेटिस हो जाए तो वो फिर मरीज कभी भी ठीक नहीं होता है, परंतु हमारे इस हॉस्पिटल के अंदर वो मरीज भी ठीक हुए। तो इस प्रकार से मैं कहूँगा कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है इसके प्रति बढ़ता गया और हमने सोचा कि वो ना हमें कैंसर हॉस्पिटल ही हमें पूरा स्टार्ट करना चाहिए। और हमने 2019 के अंदर पूरा 100 बेडेड अपना डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल स्टार्ट किया और आज हम सफलतापूर्वक कैंसर का इलाज करते हैं। सर, जैसा आपने बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से आप इलाज करते हैं, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका जो जनरली इलाज होता है तो या तो उनको कीमो कराना पड़ता है या फिर रेडिएशन की एक समस्या है जो वो सामने आती है। तो आप जो इलाज करते हैं उसमें और इसमें कितना अंतर है और कितनी जल्दी कैंसर का जो पेशेंट है वो आपके वहाँ से ठीक होकर जाता है? देखिए, अभी तक ट्रेडिशनली जो कैंसर का जो इलाज होता है, जब मैं ये कहूँगा कि जब पेशेंट्स को जब कोई तकलीफ होती है किसी प्रकार की, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसको खांसी आ रही है, या उसको कहीं पाइल्स हो गया है, उसको एसिडिटी हो रही है, लंबे समय तक ये तकलीफें रहती हैं।
तो बाद के अंदर उसका जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता लगा कि उनको कोलोन कैंसर हो गया है, रेक्टल कैंसर हो गया है, इसोफेगस कैंसर हो गया है, या उनको लंग कैंसर हो गया है। तो इस प्रकार के जब डायग्नोस करते हैं तो बायोप्सी ली जाती है। बायोप्सी के बाद एलोपैथी के अंदर उस पेशेंट्स की यदि संभव सर्जरी होती है तो सर्जरी की जाती है, फिर उनका कीमोथेरेपी किया जाता है और रेडिएशन किया जाता है। तो ये पूरा जो इलाज है, ये पूरा इलाज ही बहुत ही तकलीफदायक होता है, बहुत ही पेनफुल होता है। और इसके बाद भी हम देखते हैं कि पेशेंट की लाइफ कुछ ही समय की रहती है, कुछ ही दिनों की या कुछ ही महीनों की रहती है। मतलब वो मरीज अपना लाइफ के साल 2 साल 3 साल भी वो नहीं निकाल पाता है, और वो निकालता भी 2 से 3 साल तो बहुत तकलीफ में निकालता है। तो हमारा जो इलाज है वो बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी के हम इलाज करते हैं। और हमारे पास जब पेशेंट आता है तो उसको पहले दिन से ही आराम होना स्टार्ट होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी जो मेडिसिन है वो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एनाल्जेसिक है, ट्यूमर के साइज को कम करती है, पेन को खत्म करती है, अन्य कॉम्प्लिकेशन को खत्म करती है। तो इस प्रकार हमारा जो ट्रीटमेंट है वो बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन के है, और पेशेंट को हर सभी चीज़ों के अंदर फ़ायदा होता है। जो फ़ायदा मैं कहूँगा कि कीमोथेरेपी से जो फ़ायदा होता है, और साथ में कीमोथेरेपी के बहुत सारे नुकसान होते हैं। इम्यूनिटी कम होती है, पेशेंट्स के बाल चले जाते हैं, वॉमिटिंग होती है, भूख नहीं लगती है, उनका जो प्लेटलेट्स काउंट होता है वो कम हो जाता है, ब्लड जल जाता है। यदि हम रेडिएशन करते हैं तो रेडिएशन के बाद जो ट्यूमर जो वहाँ से निकाला जाता है और वहाँ पर फ्लैप लगाया जाता है, उसको रेडिएशन से वो जल जाता है, और अंदर से जो सेंसरी नर्व्स भी उसके जल जाती है। तो पेशेंट को फिर वहाँ से नेक्रोसिस हो जाता है, पेन हो जाता है, वहाँ से अल्सर फॉर्म हो जाता है। तो उस स्टेज के अंदर मतलब उसका जो ऑपरेशन है वो किसी काम का नहीं रहता है। तो दोबारा से पेशेंट बहुत तकलीफ में होता है, और उस समय हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हम किससे सेवा करें। तो वैसे ही मरीज हमारे पास में आते हैं, और उन सभी मरीजों का हमारे जब आते हैं तो उनका जो पस फॉर्मेशन हो रहा है वो ठीक होता है, इन्फेक्शन उनका ख़त्म होता है, ब्लीडिंग हो रहा होता है तो ब्लीडिंग को हम बंद करते हैं, और इस प्रकार से पेशेंट का इन्फेक्शन कम होता है तो उसका पेन भी रिलीव हो जाता है और पेशेंट अपने आप को अच्छा महसूस करता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखा गया है आजकल का जो दौर है इसमें पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, इस तरीके की चीज़ें जो युवा ज़्यादा खाते हैं, तो क्या खान पान का जो असर होता है उससे भी कहीं ना कहीं बीमारियां जो है वो शरीर में पनपती नजर आती हैं? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस समय हमारी जो लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल ही हमारी बहुत सारी बीमारियों को बढ़ावा दे रही है। जी। जैसे हम आपने कहा कि यंगस्टर जो है पिज़्ज़ा है ये खा रहे हैं, तो इसके अंदर ऐसी चीज़ें जो पिज़्ज़ा को बनाने में यूज़ की जाती हैं, ऐसे चीज़ें ली जाती हैं जो शरीर को नुकसान करती हैं, और वो एक पॉइजन का रूप ले लेती हैं। तो ये तो पिज़्ज़ा तो नुकसान कर ही रहा है, साथ के अंदर हम कहेंगे कि ऐसे तेल यूज़ किए जाते हैं जो जिनके अंदर वो बार बार उबाला जाता है तो पॉइजन का रूप लेता है। तो उसके द्वारा जो कचौरी खाई जाती है, समोसे खाए जाते हैं, ये तली हुई चीज़ें हम जो खाते हैं वो भी एक पॉइजन का रूप लेते हैं, वो भी बीमारी पैदा करते हैं। मैं ये कहूँगा कि जनरली जैसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या पाइल्स हो रहा है तो ये खान पान के कारण ही हो रहा है, और ये बाद में जाके फिर कैंसर का रूप ले लेता है। डॉक्टर साहब, क्या रूटीन होना चाहिए खाने का? अगर एक स्वस्थ व्यक्ति, अगर उसको स्वस्थ रहना है, युवा हो, बुजुर्ग हो, तो कैसा रूटीन उसको फॉलो करना चाहिए ताकि वो जो है स्वस्थ रह सके और बीमारियों से दूर रहे? देखिए, मैं कहूँगा कि रूटीन तो ये होना चाहिए कि व्यक्ति को हम कहते हैं कि हमें जल्दी सुबह उठना चाहिए, हमें सुबह उठ के एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें ऐसा कुछ वर्कआउट करना चाहिए, हमें वॉकिंग करना चाहिए, रनिंग करना चाहिए, और उसके साथ के अंदर हमें सुबह मॉर्निंग हमें फ्रूट्स का, सैलेड का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और हम ये कहेंगे कि हमारा जो खाना है, हमारे खाने में ही पेस्टिसाइड्स आज उपयोग के अंदर किया जा रहा है। हम जो हमारी थाली में जो खाना आ रहा है उसमें पेस्टिसाइड्स के रूप में आ रहा है। हमारा जो भी भोजन है, जो मैं कहूँगा कि हम जो रोटियां खा रहे हैं, वो गेहूँ हम जो ले रहे हैं, वो बिना पेस्टिसाइड्स को पैदा नहीं हो रहा है। हमारे थाली के अंदर जो सब्जियां जो आ रही हैं वो भी बिना पेस्टिसाइड्स के वो भी पैदा नहीं हो रही है। तो ये एक प्रकार के जहर ही हम लोग खा रहे हैं। तो हमें कोशिश हमें करना चाहिए कि उन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा गर्म पानी से धो के वॉश करके हम यदि अपना खाना बनाएं तो कुछ चीज़ों तो हम उससे बच सकते हैं। साथ में हमें खाने में ये करना चाहिए कि शाम को हमें जल्दी 8 बजे के पहले खाना खा लेना चाहिए। मैं कहूँगा कि हम यदि रात को 11 बजे सोते हैं तो 3 घंटे पहले हमें खाना खाना चाहिए। तो इस प्रकार से खाने का प्रॉपर डाइजेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, अन्य चीज़ें नहीं होती है। और यदि अर्ली मॉर्निंग यदि हम 5 और 6 बजे हो जाएँ तो इस प्रकार से हम बहुत सारी चीज़ों से हम सेफ हो सकते हैं।
मैं कहूँगा कि ऐसे यदि इस प्रकार से यदि हम जीवन जीते हैं तो हमें डायबिटीज़ है, साथ में लाइफ स्टाइल डिसीज, हमारा ब्लड प्रेशर है, उससे भी हम रोक सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कैंसर की जब जानकारी लगती है कि कैंसर बीमारी हो चुकी है तो शुरुआती तौर पर लोग जो है वो भटकते हैं, इधर उधर भटकते हैं कई जगह पर, वो बीमारी लगातार बढ़ती जाती है। तो ऐसे में अगर सही समय में कैंसर का मरीज आपके पास पहुंचता है तो कितनी जल्दी वो स्वस्थ होकर आपके वहाँ से जा सकता है? देखिए, मैं कहूँगा कि जब कैंसर की जब प्राइमरी स्टेज के अंदर जब कैंसर होता है तो हमें हमारे शरीर के अंदर 6 महीने या साल भर पहले आ चुका होता है, वो जी। सिम्टम्स के रूप में आता है, परंतु हमें उसके बारे में कुछ खास हमें तकलीफ नहीं होती है। परंतु जब तकलीफ होना स्टार्ट होती है और हम अपने डॉक्टर से जब इलाज करने जाते हैं, जहाँ पे एंटीबायोटिक लेने के बाद भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो हमारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप हमें सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी कराना चाहिए। और हम जब ये जांचें कराते हैं तो पता लगता है कि कैंसर हो गया है। और कैंसर का जब पता लगता है तो हमें ये पता लगता है कि 3rd स्टेज कैंसर है या 4th जी। स्टेज कैंसर है। तो जब 3rd और 4th स्टेज में कैंसर का पता लगता है तो हमारा जो कैंसर की जो वापस से ठीक होने की जो स्थिति होती है वो 80% 90% खत्म हो जाती है। तो कैंसर जब इस स्टेज में पता लगता है तो हम इलाज के लिए भी उस समय सक्षम नहीं हो पाते हैं, या जो भी इलाज ट्रेडिशनल इलाज लेते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं मिल पाता है। डॉक्टर साहब, कैसे पता लगाएं कि शुरुआती तौर के लक्षण कैसे होते हैं कैंसर के? कैसे पता करें कि उनको वाकई में कैंसर हुआ है? कई जगहों पर जब वो मरीज पहुंचता है, जब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, 3rd स्टेज तक पहुंच जाता है, तो शुरुआती जो लक्षण रहते हैं वो किस प्रकार के लक्षण होते हैं और उसमें किस प्रकार की सावधानियां जो है वो यहाँ पर रखनी चाहिए? मैं शुरुआती लक्षण रूप में कहना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो तम्बाकू का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का जी। इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें में देखने में आता है कि उनके गाल में या उनके जीभ में, टंग के अंदर एक छाला, एक बारीक सा हो जाता है, या लिम्फ नोड्स एक गठान की रोग हो जाती है। या मैं कहूँगा कि यदि जो लोग सुपारी खाते हैं, ये गुटखा खाते हैं, उन्हें इंटेस्टाइन के अंदर एक एसिडिटी ज़्यादा चालू हो जाती है, हाइपर एसिडिटी बढ़ जाती है। तो ये एक सिम्टम्स होते हैं। जी। और कई बार वॉमिटिंग हो जाती है, कई बार वॉमिटिंग में ब्लड आ जाता है, अधिक समय तक पाइल्स रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, और कहीं हमें ब्लड आ जाता है। तो ये प्राइमरी सिम्टम्स ये होते हैं, परंतु हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और हम सोचते हैं कि हम जांच कराएंगे और ये कैंसर हो गया तो हम क्या करेंगे, तो हम इस डर के बारे में जांच नहीं करते हैं। तो यही एक कारण है कि वो कैंसर होता है जो अपनी स्टेज बदल जाता है, वो 1st स्टेज 2nd स्टेज में आ जाता है, 2nd 3rd स्टेज में आ जाता है। और कैंसर को स्टेज बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। कई बार हम देखते हैं कि 15 से 20 दिन में ही 3rd स्टेज और 4th स्टेज में पहुंच जाता है। तो ये बहुत ही एक खतरनाक स्थिति कैंसर में मानी जाती है। सर, क्या लग रहा है सरकार को, क्या वो कड़े कदम उठाना चाहिए जिससे कैंसर की रोकथाम हो, कैंसर के मरीजों की संख्या ना बढ़े? क्योंकि आने वाला समय जिस तरीके से अभी कैंसर के मरीज लगातार हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो आगे भी संभावना है कैंसरों के मरीजों की बढ़ने की। तो उसको रोकने के लिए सरकार को किस प्रकार की मुहिम चलाना चाहिए? क्या वो कड़े कदम है जो उनको सरकार को उठाना चाहिए इसके लिए? देखिए, पहला कदम तो सरकार से यही कहूँगा कि सरकार को ऑर्गेनिक खेती का बढ़ावा देना चाहिए। जी। जिस प्रकार से सरकार आज पेस्टिसाइड्स को, फर्टिलाइजर को, खाद को खरीदने के लिए किसानों की मदद कर रही है और भारी डिस्काउंट उस पर दे के और उनको वो दे रही है, तो सरकार यदि उस पर पेस्टिसाइड्स, जो फर्टिलाइजर, जो खाद है, उसको यदि बंद करके और ऑर्गेनिक खेती पर बढ़ावा दे, जी। और हमारे जो किसान भाई हैं, फार्मर्स हैं, उनको यदि इसके लिए बढ़ावा दे, उसके लिए सब्सिडी दे कि भाई जो किसान यदि कोई गेहूं पैदा करता है, अनाज पैदा करता है, दलहन पैदा करता है, तो उसका अनाज यदि सरकार बोलती है कि इस समय हम बोलते हैं कि सरकार ने रेट तय कर दी है कि हम 2500 रुपये क्विंटल हम अनाज लेंगे, तो उसका यदि डबल, यदि 5000 रुपये क्विंटल यदि इनको लेना स्टार्ट करे, तो निश्चित ही कि यही सब्सिडी इनको मिले तो किसान भी ऑर्गेनिक खेती की ओर जुड़ जाएंगे। और इस प्रकार से हमारे वापस से हमारे खाने के अंदर फिर से स्वच्छ अनाज आ जाएगा और हम स्वस्थ होना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी बात यह होगी कि सरकार को अल्कोहल जो है, शराब है, उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिए। जी। उसको लिमिटेड प्रतिबंध नहीं लगा सकती तो उसको एक लिमिटेशन लगाना चाहिए। और दूसरा, जो टोबैको है, स्मोकिंग है, इस पे तो 100% प्रतिबंध सरकार को पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। और सरकार यदि ऐसा करती है, ऐसा पहले भी सरकार ने किया था,
कुछ समय के लिए, परंतु वो बात फिर से स्टार्ट हो गई। तो सरकार यदि ऐसा करती है तो हमारे लाखों युवा, करोड़ों युवा इस बीमारी से बच सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ पर जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी से इलाज होता है, बेसिकली इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है, कैसे इससे आप उपचार करते हैं? क्योंकि जिस तरीके से कीमो होता है या रेडिएशन जो होता है, उससे हटकर कैसा आपका इलाज है, अगर बात की जाए दोनों इलाजों में अगर हम कंपेयर करें तो? देखिए, देवीवाला हॉस्पिटल अपने यूनिक ट्रीटमेंट के लिए पूरे देश में, पूरे विश्व में जाना जा रहा है। हमारे यहाँ जो इलाज किया जा रहा है वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल चिकित्सा पद्धति के द्वारा किया जा रहा है। ये चिकित्सा पद्धति एक पांचवी चिकित्सा पद्धति है। जैसे हम जानते हैं कि एक मॉडर्न चिकित्सा पद्धति, एक एलोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, यूनानी है, और ये पांचवी इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति है जो सबसे मॉडर्न है। और हमारी जो चिकित्सा पद्धति है पूर्ण रूप से हर्बल है। इसमें 114 प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। ऐसे प्लांट्स लिए गए हैं जो हमारे शरीर के 18 प्रकार का जो न्यूट्रिशंस की हमें आवश्यकता होती है, वो 18 प्रकार के न्यूट्रिशन की कमी को वो पूरा करते हैं। और ये 140 प्लांट्स का हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। और जैसे इसका नाम है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, इलेक्ट्रो का मतलब होता है एनर्जी। जो प्लांट्स एनर्जी सनरेज की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उन प्लांट्स का हम एक्सट्रैक्ट कोएबिशन मेथड से, फर्मेंटेशन मेथड से उसको निकालते हैं। उसके अल्कलाइड्स को, केमिकल को हम इतना प्यूरिफाई करते हैं और उसको हम, उसमें से पॉइजन्स निकल जाता है और उसमें केवल एनर्जी रहती है। और होम्योपैथी का मतलब ये है कि हमारे शरीर में ब्लड, लिम्फ, दो वाइटल फ्लूइड है, वो यदि नॉर्मल एनर्जी के साथ शरीर में फ्लो होते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होती है। तो इनकी इम्प्योरिटीज की वजह से ही शरीर के अंदर बीमारी होती है। तो इसको, ब्लड और लिम्फ को होम्योस्टेटिस कर देना, वो होम्यो जोड़ा गया और पैथी में चिकित्सा पद्धति। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति द्वारा हमारे द्वारा कैंसर का इलाज किया जा रहा है। और कैंसर के अलावा अन्य जो क्रॉनिक डिसीज होती है, जिसको मैं कहूँगा अस्थमा है, या पैलिएटिव केयर में 5 बीमारियां जो ली हुई है, जो एपिलेप्सी है, हिस्टीरिया है, रेस्पिरेटरी डिसीज जो होती हैं अन्य प्रकार की, लीवर डिसीज होती हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज होती हैं, किडनी संबंधित बीमारियां हैं। इन सभी बीमारियों में इलेक्ट्रोपैथी बहुत असरकारक है। और कैंसर का हम जो इलाज करते हैं वो बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन के इलाज करते हैं। हमारी मेडिसिन एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एनाल्जेसिक और एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ट्यूमर के साइज को कम करती है। हमारी जो मेडिसिन का हम जो 60% 70% एक्सटर्नल एप्लीकेशंस करते हैं, मतलब हम थेरेपी देते हैं हमारे पेशेंट्स को। हम एडमिट जब करते हैं तो हम 3 बार थेरेपी देते हैं, सुबह 8 बजे, फिर 2 बजे, शाम को 8 बजे। और वहाँ पर एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो करते हैं कैंसर वाले पार्ट्स पे, तो वहाँ पे एनर्जी का सर्कुलेशन बढ़ता है और पेशेंट्स का पेन होना कम होता है, उसका ट्यूमर का साइज कम होना स्टार्ट होता है। और हम देखते हैं कि 7 दिन में ही पेशेंट्स को 50 to 70 80% तक आराम हो जाता है। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए कैंसर के मरीजों की, तो कितनी संख्या में आपके पास में कैंसर के मरीज जो है वो पहुंचते हैं, और आज तक कितने मरीज आपके यहाँ से स्वस्थ होकर जा चुके हैं? देखिए, हमारे पास कैंसर के मरीज पूरे देश से आ रहे हैं। हमारे पास ऐसा कोई स्टेट नहीं है। हर स्टेट से, हर राज्य से, हमारे पास नॉर्थ ईस्ट से लेकर सभी जगह से मरीज आ रहे हैं, विदेशों से मरीज आ रहे हैं। और जितने भी मरीज आ रहे हैं उसका सक्सेस रेट मैं कहूँ कि 100% सक्सेस रेट है। ऐसा कोई भी मरीज नहीं है जो हमारे यहाँ जब आता है तो उससे आराम ना मिलता हो। हम कैंसर के अंदर गारंटी हम नहीं देते हैं, परंतु हम अपने हर मरीज को बोलते हैं कि आप जब हमारे यहाँ आएंगे, 7 दिन का हमारा प्रोटोकॉल लेंगे, तो आपको जो भी आपकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपकी तकलीफ हैं, उसमें 50 to 80% तक आपको आराम मिलेगा। और आगे का प्रोटोकॉल हम बोलते हैं 6 से 8 महीने तक हमारी मेडिसिन लेना चाहिए। और हमारा मरीज हमारा इलाज करते हुए 6 से 8 महीने तक सर्वाइव यदि कर लेता है तो आने वाला वो 1.5 साल भी सर्वाइव कर सकता है और 5 साल भी सर्वाइव कर सकता है। और ऐसे ही मरीज हैं जो पूर्ण रूप से 3 महीने के इलाज में ठीक हो गए। इवन लीवर का जो पेशेंट है, जिसको बोलते हैं लीवर डिसीज मेटास्टेटिस, ठीक नहीं होती है, परंतु लीवर कैंसर ठीक हो गया है। लंग्स ट्यूमर जो जिसको होता है, लंग्स के कैंसर में कभी मरीज ठीक नहीं होता है, परंतु हमारे यहाँ लंग्स कैंसर के मरीज भी ठीक हुए। डॉक्टर साहब, लंग्स कैंसर हो या ब्रेस्ट कैंसर हो या जो अन्य प्रकार के कैंसर्स होते हैं, ये बीमारी शरीर में एक घर कर लेती है, तो
क्या ध्यान रखा जाए कि इस बीमारी से वो बच सके, कैसा क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए इसके लिए? हाँ देखिए, ध्यान तो यही मैंने बताया कि हमें शरीर में कोई भी, हमें लगता है कि मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारी जो फीमेल्स हैं जिनको ब्रेस्ट के अंदर कुछ छोटी सी गठान हो जाती है, नोट्स जी। हो जाती है, तो कई बार वो इग्नोर कर देती हैं। जी। तो उन्हें यदि फील होता है ब्रेस्ट के अंदर ही कोई नोट्स है, तो तुरंत उसकी मेमोग्राफी कराना चाहिए, उसका एक्सरे कराना चाहिए, और यदि है तो तुरंत उसका इलाज करना चाहिए। इसके अलावा कहीं भी उनको कोई लीजन लग रहा है कोई किसी प्रकार का, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें सर्वाइकल कैंसर होता है, सर्विक्स कैंसर होता है, उन्हें भी मेंसेस यदि इरेगुलर हो रहे हैं, इनको पेन हो रहा है, अन्य चीज़ें हो रही हैं, तो उसका उन्होंने सोनोग्राफी करके, और उनको पता लगता है कि प्राइमरी स्टेज में कुछ फॉलिकल्स बन रहा है, कोई सिस्ट बन रहा है, तो उसी प्राइमरी स्टेज में यदि उसका इलाज कर लें तो वो कैंसर होने से बचा जा सकता है। कई बार कैंसर एक बिनाइन ट्यूमर के रूप में शरीर के अंदर आता है, और अधिक समय तक जब वो रहता है तो वो बिनाइन से मैलिग्नेंट हो जाता है और वो कैंसर स्टेज में होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लगातार आप रिसर्च करते आ रहे हैं कैंसर पर। अब आगे और कौन से नए रिसर्च आपके द्वारा किए जा रहे हैं जिससे कैंसर की लड़ाई को हम और मजबूती से लड़ सकें और इस कैंसर को खत्म कर सकें, बीमारी को? हाँ देखिए, कैंसर पे तो हमारे द्वारा एक ऑन्कोफूड मेडिसिन है जिसका हमने इन्वेंशन किया है। ये मेडिसिन एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, और कैंसर के हर प्रकार के कैंसर में, किसी भी क्रिटिकल स्टेज का कैंसर हो उसके ऊपर ये काम करती है। इसके अलावा हमारे द्वारा एक पेंटाफोन मेडिसिन बनाई गई है जो नर्व्स पे वर्क करती है। ब्रेन ट्यूमर में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसके अलावा पेन के अंदर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। एक हमने न्यू 5 फूड मेडिसिन बनाई है, उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। न्यूरोटोन है, उसके अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसी प्रकार से भी हमारे द्वारा एक और इन्वेंशन किया गया है रिनल डिसीज के ऊपर। ऐसे मरीज जिनका किडनी फेल हो जाता है, क्रिएटिनिन उनका 8, 9, 10 या 12 हो जाता है, और पेशेंट धीरे धीरे डायलिसिस पर चला जाता है। और अभी तक हम ये देखते हैं कि एक बार डायलिसिस पे जाने के बाद में पेशेंट दोबारा से ठीक नहीं होता है, और उसकी बाद में जाके उसका किडनी ट्रांसप्लांट करना होता है। तो हमने ऐसी मेडिसिन का इन्वेंशन किया है जो हमारी मेडिसिन किडनी की हाइपरट्रोफी या एट्रोफी को ठीक करती है, किडनी को रिग्रो करती है। अभी तक हम कहते हैं कि एक बार किडनी डैमेज हो जाती है तो वो रिग्रो नहीं करती है, परंतु हमारा ट्रीटमेंट से किडनी रिग्रो करती है, और पेशेंट वापस से उसका डायलिसिस बंद हो जाता है, उसका ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन उसका नॉर्मल हो जाता है, और वो ठीक हो जाता है। तो हमारे द्वारा विशेष रूप से हाइड्रोथेरेपी यूनिट भी हमने ली है, जिसके अंदर हम अपनी मेडिसिन लगाने के बाद में एक्सटर्नल एप्लीकेशन करने के बाद में पेशेंट को हम लगभग 1 घंटे से 2 घंटे तक हम उस हाइड्रोथेरेपी यूनिट के अंदर हम 40 डिग्री टेम्परेचर पे हम बिठाते हैं, और उस पर बिठाने पे हम देखते हैं कि पेशेंट का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और उसका सेल्फ डायलिसिस स्टार्ट हो जाता है। जिस प्रकार से डायलिसिस करने के बाद देखते हैं कि उसका 3 से 4 लीटर वहाँ से यूरिन निकलता है, तो इसी प्रकार से हमारे जो पेशेंट है उसका भी सेल्फ डायलिसिस होता है और उसका यूरिन का फ्लो बढ़ जाता है, और कैंसर किडनी का जो मरीज है वो ठीक होना स्टार्ट। डॉक्टर साहब, कैंसर बीमारी में जो दर्द होता है वो आसानी दर्द होता है, तो इस दर्द से कितनी जल्दी आपके पास आने से छुटकारा मिलता है? क्योंकि जो दर्द जब व्यक्ति को होता है तो कितना दर्द वो महसूस कर पाता होगा, ये आपने लंबा रिसर्च किया, इसमें जाना भी होगा कितना दर्द उस मरीज को होता है, तो कितनी जल्दी वो राहत आपकी दवाइयों से, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से पा लेता है कि उसे आराम मिल जाता है? मैं ये कहूँगा कि जो कैंसर का जो दर्द होता है वो जो सबसे 5 टाइप्स ऑफ पेन होते हैं उसमें सबसे टॉप पे इसको लिया जाता है। एक नॉर्मल कहूँ कि किसी भी नॉर्मल व्यक्ति है, किसी को यदि दांत में दर्द हुआ हो, टीथ में यदि दर्द हुआ हो इन्फेक्शन होने की वजह से, तो वहाँ पर हम अपना रूट कैनाल करा लेते हैं, और हम वो उसको हम ठीक हो जाते हैं। तो हमारा जो दर्द होता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद इन्फेक्शन खत्म होता है और ठीक हो जाता है। तो जिसने महसूस किया हो कि दांत का दर्द महसूस किया हो, तो वो समझ सकता है कि दांत का दर्द यदि 50% है तो कैंसर का दर्द 100% है। तो कैंसर का जो दर्द जब होता है तो नॉर्मली जो एनाल्जेसिक हम जो पेन किलर हमारे पास मेडिसिन होती है वो काम नहीं करती है, तो उसके लिए मॉर्फिन दी जाती है। तो एलोपैथी के अंदर जब कीमोथेरेपी रेडिएशन हो जाता है और दोबारा से रिकरेंस होता है, तो उस स्टेज के अंदर पेन का कोई इलाज एलोपैथिक नहीं है। तो हमारे जो ऑन्कोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि अब जाके इनकी सेवा करिए, और उस स्टेज में उसको मॉर्फिन पर डाल लेते हैं। पेशेंट 2 घंटे 3 घंटे के अंदर वो मॉर्फिन लेता है,
और हम देखते हैं कि ऐसे मरीज आते हैं हमारे यहाँ जो 150 mg या 200 mg तक लेते हैं, और उस स्टेज में मॉर्फिन क्या करता है कि ब्रेन को ब्लॉक कर देता है और पेशेंट नशे में पड़ा होता है, फिर भी उसको दर्द होता रहता है। परंतु हमारे हॉस्पिटल में जब ऐसे मरीज आते हैं तो उनका हम पहले दिन से ही उनकी मॉर्फिन बंद करते हैं। हमारी मेडिसिन का एक्सटर्नल एप्लीकेशन करने से ही वहाँ पे एनर्जी का सर्कुलेशन बढ़ता है, नर्व्स का सर्कुलेशन बढ़ता है, और वहाँ से ऑक्सीजन का सप्लाई स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट को पेन से आराम होना स्टार्ट होता है। और जब पेशेंट को दर्द से आराम होता है तो पेशेंट फिर खाने भी लगता है, उससे कॉम्प्लिकेशन भी ठीक होना स्टार्ट होते हैं और दोबारा से मरीज में जीने की तमन्ना हो जाती है कि वो जिएगा। और ऐसे मरीज हैं जो मॉर्फिन वाले मरीज भी हैं, जो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लेने के बाद लंबे समय तक उन्होंने अपना जीवन काल जिया है और जी रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर अजय हाड़िया, इंदौर देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के संचालक हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति से लगातार कैंसर के मरीजों का यहाँ पर इलाज करते नजर आ रहे हैं और कई मरीजों को अब तक स्वस्थ कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।